Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। एक एग्जीक्यूटेड, जिसमें ऑफ जो दोनों पार्टीज अपना अपना जो ड्यूटी काम करना था, प्रॉमिस पूरा करना था, कर चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। एग्जीक्यूटेड मींस कंप्लीटेड। एग्जीक्यूटिव में किसी ना किसी पार्टी ने अपना कोई काम करना है अभी बाकी, वो अगर एक पार्टी ने, दोनों में से एक पार्टी ने अपना काम करना है, उसे कहते हैं यूनिलैटरल। और अगर दोनों पार्टीज ने अपना काम अभी करना है, उसे कहते हैं बाइलैटरल। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर एक पार्टी ने अपना कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है दूसरी पार्टी को और पेमेंट कर चुकी है, पेमेंट करने के बाद एग्रीमेंट होता है कि जी मैं ये इतने पैसे रिसीव कर चुका हूं और 1 महीने के बाद अपना ये मकान खाली करके इनके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसमें एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी है जिसने पेमेंट देनी है, दूसरी पार्टी जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है उसका भी प्रॉमिस पूरा होना है। ये यूनिलैटरल है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, यह है लैप्स ऑफ ऑफर के अगर एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मैनर, जिस मैनर में कहा गया था कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है, टेलीफोनिकली करना है, आपने ईमेल के जरिए से करना है, पोस्ट के जरिए से करना है, या पर्सनली आना है, जो भी मैनर कहा गया था कि आपने अपना रिप्लाई इस मैनर में देना, अगर उस मैनर में एक्सेप्टेंस ना दी जाए, किसी और मैनर में एक्सेप्टेंस दी जाए, तो इसे कहते हैं डेविएटेड एक्सेप्टेंस। ठीक है, इस सूरत में भी ऑफर जो है वो लैप्स हो सकती है, हो सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आज के लेक्चर में इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें एक कंसेप्ट और भी है जी। और की क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, इनके हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलिए फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, या सारे इकट्ठे चैप्टर एंड पे ना कर लें? चलिए अभी लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद एंड पे अगर टाइम बचा तो हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वरना फिर कल पे रख लेते हैं। या अगर आपके ख्याल में अभी क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए तो अभी भी हो सकते हैं। अभी पहले चैप्टर कंप्लीट कर लें। चलिए, हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे। देखिए चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उन एसेंशियल्स में हमने जो पहला एसेंशियल पढ़ा वो था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। चैप्टर 3 हमारा पहले एसेंशियल की डिटेल डिस्कशन पे बेस कर रहा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें ऑफर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ना। एक्सेप्टेंस के बारे में वो कह रहे हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? जब ऑफरी अपनी विलिंगनेस शो करवाए, अपनी कंसर्न शो करवाए, ठीक है, अपनी रजामंदी शो करवाए ऑफर पे कि हाँ जी मुझे ये मंजूर है, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं? जब ऑफरी अपनी रजामंदी, अपनी कंसेंट शो करवाए, इसे हम कहते हैं एक्सेप्ट। कहते हैं जिस तरह ऑफर के एसेंशियल्स थे उसी तरह एक्सेप्टेंस के भी एसेंशियल्स हैं। जिस तरह ऑफर के एसेंशियल थे, यानी वैलिड ऑफर के कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थे, उसी तरह एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल्स या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है? सबसे पहले एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। वो कहता है एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पूरी की पूरी, पार्शियल एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। यानी फर्ज कीजिए अगर एक बंदे ने दूसरे को ऑफर किया कि मैं 1 लाख रुपए में अपनी बाइक आपको सेल करने की ऑफर करता हूं, दूसरा कहे अच्छा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये लो 50,000 अभी, 50,000 महीने बाद देना। बताइए क्या ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है? नहीं भाई, उसने तो 1 लाख कहा था, इसका मतलब है 1 लाख जो है वो सारे का सारा कैश में पे करना। ठीक है, अगर आप 50% अभी और 50% बाद में पे करने का कह रहे हैं तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। अब उस बंदे की जिम्मेदारी है, उस बंदे की मर्जी ऑफर की, चाहे वो इसको एक्सेप्ट कर ले चाहे वो ना एक्सेप्ट करे और कहे नहीं अभी मुझे फौरी पेमेंट करो। ठीक है, अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता ऑफर, तो क्या कहेगा ऑफर ऑफरी को कि मुझे डिलेड पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी फौरी के फौरी पेमेंट कीजिए। तो एक्सेप्टेंस जिन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, देखिए ऑफर इसका मतलब है कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होती। एक्सेप्टेंस या तो आपने ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर आप ऑफर में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये आपकी तरफ से काउंटर ऑफर समझी जाएगी, तो काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देते हैं। फिर कम्युनिकेटेड टू ऑफर, कम्युनिकेटेड टू ऑफर,
अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसर्ट पढ़ा था ऑफर के बारे में कि ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ठीक है, ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को, और ऑफरी को कब कम्युनिकेट होती है ऑफर? अब उसके नॉलेज में आ जाए। अगर उसके नॉलेज में नहीं आई, ऑफर कम्युनिकेट होने लगे। इसी तरह एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस किसको कम्युनिकेट होनी चाहिए? ऑफरर को। कर कौन रहा है? ऑफरी। ठीक है, अब ऑफरी चूंकि एक्सेप्टेंस दे रहा है, इसलिए हम ऑफरी को एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। ऑफरी क्योंकि वो उसे ऑफर मंजूर है, तो उसे ऑफरी को ऑफरी कह लें या एक्सेप्टर कह लें, एक ही बात। ऑफरी को चाहिए, एक्सेप्टर को चाहिए कि अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करे। भाई किसको करे? ऑफर को, जिसने ऑफर दिया उसको करने, और किसको करने। अच्छा, यहां पे सुनिए, लॉ ये कहता है एक्सेप्टेंस दो हिस्सों में कम्युनिकेट होती है, दो फेजेस में, दो स्टेप्स में। एक्सेप्टेंस कितने स्टेप्स में कम्युनिकेट होती है? दो। अल्फाज में गौर कीजिएगा। एज अगेंस्ट ऑफरर। एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब क्या है कि ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब होगी? एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब क्या है? ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब होगी? जब ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो सेंड करेगा ऐसे कि उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। यह है एज अगेंस्ट ऑफरर। एज अगेंस्ट ऑफरी या एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कम्युनिकेट होगी? जब ये ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। नहीं समझ आई? नहीं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट कीजिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लेटर लिखा, क्या आप मेरी गाड़ी 10 लाख में खरीदेंगे? ये लेटर सेंड किया उसने 10 तारीख को, बी को मिला 15 को। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 10 को या 15 को? और भाई 15 को। ऑफर कैसे 10 को? 10 को तो अभी उसने लेटर बॉक्स में लेटर, ऑफरी को 10 तारीख को थोड़ी पता चल जाएगा यार, ऐसे ना करे यार। ये लिखा हुआ है ऑफर, ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? व्हेन ऑफर कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। ऑफर कब कम्युनिकेट होगी? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। 10 तारीख को ऑफरी को पता चल गया। ऑफर को कब पता चला? 15 को, जब लेटर उसके पास पहुंचा। उसने 20 तारीख तक सोच विचार करके 18 तारीख को उसने फैसला कर लिया, मुझे मंजूर है। 20 तारीख को उसने लेटर सेंड कर दिया। बताइए, 20 तारीख को लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया, अब उसकी पहुंच से बाहर हो गया। पहुंचा ये 25 तारीख को ए के पास। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई? 18 को ना? नहीं, 18 को उसने फैसला कर लिया था अपने माइंड में कि मुझे भाई उसके कंट्रोल में था, अभी वो अपना माइंड चेंज भी कर सकता था। तो ये कम्युनिकेट कब हुआ? अब सुनिए, करेक्ट आंसर सुनिए। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई एज अगेंस्ट ऑफरर 20 को, व्हेन एक्सेप्टेंस इज आउट ऑफ पावर। किसकी पावर? ऑफरी। यहां पे हिस्से मुराद ऑफरी है। ठीक है, व्हेन एक्सेप्टेंस इज आउट ऑफ ऑफरीज पावर। एक्सेप्टेंस किसने देनी है? यहां हिस्से मुराद ऑफरी है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है। भाई उस एक्सेप्टर के पावर से कब बाहर गई? लेटर बॉक्स में डाल दिया। एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर मिस्टर ए है, इसका मतलब है मिस्टर ए के हवाले से एक्सेप्टेंस कब हो गई? 20 को। अच्छा, इसका मतलब क्या है एज अगेंस्ट ऑफरर? इसका मतलब यह है कि अब ऑफरर अगर बैकआउट करना चाहे नहीं कर सकता, उसके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कम्युनिकेट होगी? व्हेन इट का मतलब क्या? एक्सेप्टेंस। व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर, जब ऑफरर के नॉलेज में आएगी तब ये कब लीड होगी? एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। यानी एक्सेप्टर का बाइंडिंग होगा 25 को, ऑफरर का बाइंडिंग हो गया 20 को। इसका मतलब यह हुआ 23 को अगर एक्सेप्टर का माइंड चेंज हो 23 को, क्या वो कैंसिल कर सकता है? कैसे भला? उसे किसी ऐसे तरीके से ऑफरर को बताना होगा कि कैंसिल, रिवोक, कि वो एक्सेप्टेंस से पहले पहुंच जाए। यानी अब वो नॉर्मल तरीके से अगर लेटर भेजेगा ना, तो ऑफरर के पास पहले कौन सा लेटर पहुंचेगा? तो जैसे ही एक्सेप्ट वो एक्सेप्टेंस हो गया, इसका बाद उसे ईमेल भेजनी चाहिए, फोन करना चाहिए, कबूतर भेज दे। शर्त यह है कि पहले कबूतर पहुंचे उधर, दरमियान में कबूतर दाएं बाएं ना हो जाए, वरना कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। भाई एज अगेंस्ट ऑफरर और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर समझ आया?
चलिए, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दो हिस्सों में होती है। एक एज अगेंस्ट ऑफ, पहले किसके अगेंस्ट होती है? ऑफर। फिर किसके अगेंस्ट? ऑफरी। ये एक्सेप्टर, ये अहम पॉइंट था। ये कल वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, ये अहम है। फिर बाय पर्सन टू होम इट इज, जाहिर है जिसको ऑफर की गई वही एक्सेप्टेंस देगा। इसको ऑफर दी, साथ वाला थोड़ी एक्सेप्टेंस दे देगा। साथ वाला एक्सेप्टेंस देगा भी तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो अलग ऑफर है। ये वो इसकी ऑफर है, मुझे, मैंने इसको ऑफर की भाई को, यही एक्सेप्टेंस मुझे दे सकते हैं। या इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई इनका एजेंट, कोई इनका एजेंट। स्टिपुलेटेड आर रीजनेबल टाइम, क्या कह रहा है? स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड। अगर टाइम स्पेसिफाई किया गया, भाई आप 10 तारीख से पहले पहले जवाब देना, 10 तारीख गुजर गई, ऑफर खत्म, अब जवाब है बाकी। और अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया, रीजनेबल टाइम। अच्छा, इससे एक कंसेप्ट मेरे जहन में, पता नहीं सही है कि गलत है, ये तो आगे चल के अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ हो, एक बंदा दूसरे को गाड़ी बेचेगा और कीमत एग्री ना हुई हो, तो क्या मुफ्त में बेचेगा? रीजनेबल, मुझे लग रहा है कि रीजनेबल होगा। नहीं, मुफ्त में होगा क्या? मुफ्त में होगा तो कंसीडरेशन ही नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि रीजनेबल प्राइस दी जाएगी। अभी आगे चल के देखेंगे, अनसर्टन होगा कि रीजनेबल प्राइस दी जाएगी, ये आगे चल के देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके माइंड में बिठा दिया मैंने, बस यही काम था मैं। आगे चल रहे हैं। कह रहा है कि एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए? स्टिपुलेटेड का मतलब स्पेसिफाइड। ऑफर में अगर टाइम स्पेसिफाई किया है, नहीं स्पेसिफाई किया तो रीजनेबल टाइम। और फिर भी अगर टाइम स्पेसिफाई किया गया है, फिर भी अगर पहले रिवॉक कर दिया ऑफर, तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। इसका मतलब एक्सेप्टेंस कब देनी है हमने? स्पेसिफाइड टाइम से पहले या रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देनी है, और रिवोक होने से पहले पहले। बताइए, एक बंदे ने दूसरे को कहा कि आपका इंटरव्यू हुआ है, 30 तारीख तक अपनी ज्वाइनिंग दे दे। आज है 15, 30 तारीख तक, सॉरी 30 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप हमारी ऑफर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कॉलेज की मैनेजमेंट ने क्या ऑफर की किसी टीचर को कि आज 30 तारीख तक हम आपको ऑफर करते हैं, आप हमारे पास एज टीचर आ जाइए 30 जनवरी तक। उसने कहा जी मैं सोच लूं। अब वो सोच रहा है। 27 तारीख को कॉलेज मैनेजमेंट का फोन आया और कहा सर बस अब मजीद ना सोचिए, हमारी ऑफर कैंसिल है। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ऑफर रिवोक की जा सकती है, चाहे आपने टाइम मेंशन भी किया हो। लेकिन एक सुनिए, हाँ बिफोर एक्सेप्टेंस, जाहिर है बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस फिर नहीं हो सकती। लेकिन वो कहते हैं एक सिचुएशन ऐसी है जब आप अगर टाइम देते हैं ऑफर के साथ, आप उसको टाइम से पहले रिवोक नहीं कर सकते। क्या? अगर आप कोई कंसीडरेशन पेमेंट पैसे लेके टाइम देते हैं। अगर फर्ज कीजिए कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा सर अभी फैसला कीजिए, इंटरव्यू हो गया आपका, अभी फैसला कीजिए ज्वाइन करना कि नहीं करना। वो सर हफ्ते का टाइम दीजिए। मैनेजमेंट कहते कोई टाइम नहीं, कहते अच्छा सर 10,000 ले लीजिए, हफ्ते का टाइम दे दे। अब अगर मैनेजमेंट 10,000 लेके हफ्ते का टाइम देती है, अब 4 दिन बाद ऑफर रिवोक कर सकती है मैनेजमेंट? नहीं कर सकती। लेकिन अगर कंसीडरेशन ना ली हो, वैसे ही टाइम दिया हो, फिर ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। ये बात समझ आई? भाई हफ्ते का 10,000 है, उसकी तरफ छोड़े उसको, ये कंसेप्ट ध्यान में रखे कि ये कंसीडरेशन रिसीव कर ली थी। बात समझ आ गई? पहला कंसेप्ट क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। क्लियर? ऑफर कंडीशनल हो सकती है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। एज इट इज यस, एज इट इज नो। कम्युनिकेट होनी चाहिए किसको? ऑफर को। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है 2 फेजेस में। एक एज अगेंस्ट ऑफर, पहले एज अगेंस्ट ऑफर है, फिर एज अगेंस्ट ऑफरी। एज अगेंस्ट ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर के हवाले से एक्सेप्टेंस होगी, अब वो बैकआउट नहीं कर सकता। एज अगेंस्ट ऑफरी का मतलब क्या है? ऑफरी के हवाले से भी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी, वो भी नहीं बैकआउट कर सकता। पहले किसके हवाले से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो? एक्सेप्ट ऑफर। आगे फिर इसके बाद जिसको ऑफर की गई वो एक्सेप्टेंस देगा। स्टिपुलेटेड टाइम या रीजनेबल टाइम होनी चाहिए, लेकिन रेवोकेशन से पहले। नेक्स्ट स्टिपुलेटेड और रीजनेबल मैनर, इसमें था टाइम। अब मैनर का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस किस तरीकाकार के मुताबिक आपने करनी है। ईमेल के जरिए से, लेटर के जरिए से, फैक्स के जरिए से, फोन के जरिए से, जाती तौर पे खुद आके या किसी और के जरिए, जिस तरीके से भी ऑफर में लिखा गया हो। अगर ऑफरी एक्सेप्टेंस सेंड करता है डेविएटेड मैनर में, यानी कहा गया था टेलीफोन के जरिए से, उसने लेटर के जरिए से सेंड किया, तो ऑफरर पे डिपेंड करता है, चाहे वो इसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे
ना, मैं ये नहीं कह रहा चाहे रिजेक्ट कर दे, ना ना ना, मैं क्या कह रहा हूं, चाहे इसको एक्सेप्ट करे चाहे इसको एक्सेप्ट ना करे। एक्सेप्ट कर ले ठीक है, एक्सेप्ट ना करे तो क्या इसका मतलब ये नहीं एक्सेप्टेंस रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब ये है ऑफरर ने फोन करके ऑफरी को या किसी तरीके से कि भैया आपकी डेविएटेड एक्सेप्टेंस जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिस तरीके से कहा है वैसे ही भिजवाओ एक्सेप्टेंस। यानी अगर उसे ऑफरर को एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो उसने ऑफरी को बताना है कि भाई डेविएटेड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस तरीके से कहा वैसे एक्सेप्टेंस भिजवाओ। अगर ऑफरर साइलेंट रहता है क्या समझा जाएगा, हालांकि डेविएटेड एक्सेप्टेंस थी लेकिन उसे एक्सेप्टेबल है, लॉ ने जिम्मेदारी लगाई उसको कि भैया डेविएटेड एक्सेप्टेंस, क्योंकि लॉ कहता है मैनर इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए कोई बेसिक कंडीशन लगाई होती ना और वो पूरी ना होती, वो लॉ कहता है भाई एक्सेप्टेंस नहीं है। ये मैनर का मतलब है सिर्फ तरीकाकार, ठीक है, कंडीशंस पूरी हो रही है, मैनर का मतलब कुछ हो रहा है, टाइम का मतलब कुछ हो रहा है, कंडीशन का मतलब कुछ हो रहा है। इफ डेविएटेड, डेविएटेड का मतलब क्या है, जो मैंने कहा गया था उसे हटके एक्सेप्टेंस दी, तो ऑफरर क्या करे, एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अगर कंसेप्ट नहीं करना या क्या करे, कम्युनिकेट करे, किसको, ऑफरी को। क्या कम्युनिकेट करे, तो भैया ऐसे नहीं, जैसे कहा है वैसे एक्सेप्टेंस दो ना, डन हो गया, भाई को नहीं समझे। हाँ अच्छा आगे चलते हैं। नॉट बिफोर ऑफर, भाई एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले थोड़ी हो सकती है, ऑफर होगी तो बाद में एक्सेप्टेंस होगी ना, ऑफर से पहले, ये तो लॉजिकल है। एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले, वो जो नौकर को भेजा था जंगलों में, वो 3-4 दिन बाद आया था, आके ऑफर उसको नहीं बता थी, क्या वो एक्सेप्टेंस दे सकता है, नहीं दे सकता। नॉट इम्प्लॉयड फ्रॉम साइलेंस, क्या मतलब, अगर हमने कहा ये भाई हम आपको ऑफर कर रहे हैं 10 लाख में हमारी गाड़ी खरीद लो, अगर 10 दिन तक जवाब ना आया तो हम समझ लेंगे तुम्हें मंजूर है, पेमेंट लेने आ जाएंगे तुम्हारे पास, क्या इस तरह की वर्डिंग की जा सकती है। इसको हमने पढ़ा था उधर नो नेगेटिव कंफर्मेशन के नाम से, इधर उसने कह दिया नॉट इम्प्लॉयड फ्रॉम साइलेंस, कॉन्सेप्ट वही है, साइलेंस नहीं, उसको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। हाँ, वर्ड्स के जरिए से करे या कंडक्ट के जरिए से करे वो चलेगा, कंडक्ट के जरिए से करे वो साइलेंस नहीं समझा जाता, कंडक्ट के जरिए से कहे इशारों से उसे साइलेंस नहीं समझा जाता। ये मुझे कह रहा नहीं, उसने ऑफर की मैंने कह रहा सर पर चाय भी नहीं है, तो ठीक है भाई, लेकिन मैं 5:30 बजे फारिग होता हूँ भैया। नॉट इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, ये क्लियर हो गया। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस, रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्ट। वर्कशॉप यार मैंने कहा 500, उसने कहा 500, मैंने कहा नहीं 450, मैंने कहा नहीं 450, साथ वाली सवारी बैठी, ठीक है 500 में चलो। अब मैंने कहा नहीं मुझे भी 500 में मंजूर है। बताइए रिक्शा का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, मेरे साथ या दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी, क्योंकि जब मैंने 450 कहा तो उसकी 500 वाली ऑफर को मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं वो 500 वाली ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता अनलेस रिक्शे वाला दोबारा मुझे 500 की ऑफर करे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कोई मुश्किल का साथ तो नहीं था। बताइए इन सब में सबसे मुश्किल कौन सा था वाला, हाँ कम्युनिकेशन वाला। इसीलिए आपके ख्याल में अगर आई क्या कोई केस स्टडी बनाएगा तो किस में से बनाएगा, इस पॉइंट में से, या अगर उसने एक अटेम्प्ट में ये कंसेप्ट टेस्ट कर लिया, अगले अटेम्प्ट में फिर कौन सा कंसेप्ट टेस्ट करेगा, केस स्टडी किस में बनाएगा, इस पे नहीं बनाएगा, मेरा ख्याल है इस पे बनाएगा। नहीं, अगर ऑफर को प्रेस्क्राइब्ड, मैंने कहा सर कल आपने कहा था ऑफर को प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो ये लैप्स हो सकती है, हो जाती है, ठीक है। देखिए इस केस में ऑफर को प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, स्टिपुलेटेड प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अगर अब ये देखें उसने एक्सेप्ट किया प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं, अगर यहां पे ऑफर ने डेविएट किया और ऑफरी अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑफरी तो एक तरह से लैप्स ही हो गई, लेकिन ये कंप्लीट लैप्स नहीं हुई, क्योंकि ऑफरी के पास ऑप्शन है, क्या ऑफरी के पास ऑप्शन है, वो दोबारा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस दे सकता है। लैप्स होती है लेकिन कंप्लीटली नहीं। चलिए आगे चले कि ये वाला रिपीट कर ले, कंसेप्ट रिपीट कर ले, कितने स्टूडेंट का रिपीट कर ले, चलिए अच्छा केस स्टडी ना कर ले, हाँ तो कंसेप्ट भी रिपीट हो जाएगा और केस स्टडी भी हो जाएगी।
तो आइए जरा केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 23 on page 29 on 3rd December 2018 Slim offered by letter to sell his laptop to Ghazi for rupees 50,000 3 दिसंबर को ऑफर किया लेटर के जरिए से। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? अभी तक नहीं। अच्छा, जितना क्वेश्चन मैं पढ़ूं आपने उसी तक आंसर देना। अभी तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ऑफर के नॉलेज में ही नहीं आई। गाजी रिसीव्ड अ लेटर ऑन 5 सितंबर 2018। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 5 को। ऑन 6 सितंबर 2018 गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। 6 सितंबर को गाजी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया। बताइए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई? 6 को, लेकिन एज अगेंस्ट ऑफरर, यानी एज अगेंस्ट सलीम। एज अगेंस्ट सलीम, एज अगेंस्ट ऑफरर या एज अगेंस्ट सलीम का मतलब क्या है? अब सलीम बैकआउट नहीं कर सकता। 6 तारीख को लॉक हो गया। सलीम नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? गाजी। द लेटर रिसीव्ड सलीम ऑन 8 सितंबर 2018। 8 सितंबर 2018 को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, ऑफरी, एज अगेंस्ट गाजी। अब इसका मतलब है 8 के बाद अब गाजी भी नहीं कर सकता रिवोक। लेकिन क्वेश्चन में आगे वो चल रहा है, कह रहा है सलीम रोट। सलीम कौन था? ऑफर क्या ऑफरी? ऑफर। सलीम रोट ए लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड इट टू गाजी ऑन 5 सितंबर 2018। सलीम ने ऑफर को रिवोक किया और लेटर पोस्ट किया 5 सितंबर। क्या ऑफर रिवोक हो गई? ऑफर रिवोक होनी थी। क्यों रिवोक नहीं हुई? क्योंकि उसके नॉलेज में नहीं आई। द लेटर रीच्ड गाजी ऑन 7 सितंबर। 7 सितंबर को रेवोकेशन उसके नॉलेज में आ गई। क्या एक्सेप्टेंस हो गई थी? जी बिल्कुल। एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर 6 तारीख को हो चुकी थी। इसका मतलब है ऑफरर को चाहिए था 6 से पहले रेवोकेशन कम्युनिकेट करता। अब उसने 6 से पहले नहीं, और एक्सेप्टेंस के बाद रेवोकेशन हो रही है। एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी है 6 को। इसका मतलब क्या? 6 के बाद ऑफरर रिवोक, लेकिन ऑफर ही कर सकता है। शर्त क्या है? रेवोकेशन एक्सेप्टेंस से पहले जाए। अगर एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गई तो फिर ऑफर भी नहीं कर सकता। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं, सारे फैक्ट्स यही क्वेश्चन के, फर्क सिर्फ ये है कि अब की बार ऑफर यानी सलीम ने रिवोक नहीं किया, बल्कि गाजी ने रिवोक किया एक्सेप्टेंस को। और एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन दोनों सेम डे पहुंची। हाँ जी, जो पहले पढ़ ले, जो पहले उसके नॉलेज में आ जाएगी उसी को वैलिड समझा जाए। अब ये हमने नहीं सोचना कि अदालत में कैसे साबित करेंगे कि पहले उसने कौन सा लेटर खोला था। ये वकीलों का काम होता है। हमने रूल पढ़ना है, प्रैक्टिस नहीं पढ़ना है। लॉ पढ़ना है, प्रैक्टिस नहीं पढ़ना है। भाई ये समझ आ गया। वो कह रहा है व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड द रेवोकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया साथ साथ। Whether a binding contract was created between Saleem and Ghazi? One word बताइए, yes के no? Yes. ठीक है, घर जाके ये डेट्स वगैरह नोट करके सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। Essentials of acceptance हो गए। अब अगर एग्जाम में पूछे कि 4 नंबर के साथ पूछे कि बताओ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर कितने हैं, तो कितने बताएंगे? ये सारे बताएंगे। 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि मैंने पूछा है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ये तो एक्सेप्टेंस किया भाई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ ले। अब अगर वो पूछे बताइए 6 एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर सारी एक्सेप्टेंस ऑफर की होती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर उसने किसने लिखा वाला? एक्सेप्टेंस की बजाय आप ऑफर की एसेंशियल लिख दें। तो एग्जाम में ध्यान से, अव्वल तो वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं पूछेगा, जो उसका रिसेंट ट्रेंड है। लेकिन अगर कभी पूछ ले तो फिर आपने ऑफर एक्सेप्टेंस का ध्यान रखना। कह रहे ऑफर कब कम्युनिकेट होती है? ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आए। ऑफर को रिवोक किया जा सकता है तब बिफोर एक्सेप्टेंस, और वो पढ़ चुके हैं। एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफर क्या है, एज अगेंस्ट ऑफरी क्या है। इन अल्फाज के साथ आप कंफर्टेबल है ना? शुरू में मुझे बड़ा डिस्टर्ब करते थे, एज अगेंस्ट ऑफर, एज अगेंस्ट ऑफरी।
समझ आ गई ना आपको? चलो शाबाश। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है? हाँ, दो वे। एज पहले किसके? एज अगेंस्ट ऑफर। कब? जब ऑफरी के पावर से बाहर चली जाए एक्सेप्टेंस। और एज अगेंस्ट ऑफरी जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। थोड़ा एज अगेंस्ट ऑफरर में की एक्सप्लेनेशन में ऑफरी आ रहा है, एज अगेंस्ट ऑफरी की एक्सप्लेनेशन में ऑफरर आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, दोबारा समझाता हूं। एज एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एज अगेंस्ट ऑफर यानी ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हो जाएगी? जब ऑफरी के पहुंच से बाहर हो जाए। जब ऑफरी एक्सेप्टेंस दे और लेटर बॉक्स में डाल दे, ईमेल है तो सेंड पे बटन दबा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? तो चाहे उसने भी पढ़ी या नहीं पढ़ी, ऑफरी की पहुंच से बाहर हो गया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई एज अगेंस्ट ऑफर। ऑफर अब बैकआउट नहीं कर सकता। लेकिन एज अगेंस्ट ऑफरी कब कंप्लीट होगी? जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। जब ऑफरर के नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ गई तो अब ऑफरी भी बैकआउट, ऑफरी एक्सेप्टेंस सेंड कर चुका है, फर्ज कीजिए बैकआउट करना चाहता है, क्या करे? रेवोकेशन कर सकता है, लेकिन उसे रेवोकेशन का मैसेज पहले पहुंचाना होगा ऑफरर को, ठीक है। इसी तरह ऑफरर भी अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। कैसे? ऑफर से पहले पहले या रिवोक एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसे रिवोक करना होगा। जी, ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट वैसे तो एसेंशियल में डिस्कस हुए हैं, ये दोनों कंसेप्ट, ये एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में और ये एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस में डिस्कस हुआ है। दोबारा क्यों लिखा? ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, केस स्टडी इस पे बेस करेगी। आगे चले, ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। छोटे छोटे चैप्टर का, देखो कोई मसला तो नहीं है। केस स्टडी करनी है या अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि केस स्टडी करनी चाहिए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि अभी नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं? हाँ, ज्यादा स्टूडेंट कह रहे हैं नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। इसके बाद टाइम, और देखिए ये भी ये छोटे छोटे हैं, 5 मिनट का काम नहीं है, 5 मिनट का काम। इसमें टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन अगर आप तसल्ली से क्लास अटेंड कर लेना, ये चुटकियों में ला समझ आता है। हाँ, घर बैठ के समझ नहीं आता, इसमें ऊंच नीच होती है पॉइंट्स में। देखिए, एज अगेंस्ट एक्सेप्ट, एज अगेंस्ट ऑफर, एज अगेंस्ट ऑफरी, जरा किसी से कहे घर बैठ के समझ के दिखाए, और 2-2.5 घंटे उसे कंफर्म लग जाएगी समझते समझते, ठीक है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे खुद 2-2.5 घंटे लगे थे लीगल। अच्छा, मुझे बताइए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे? ये भाई मुझे बताएंगे कौन कौन से एसेंशियल थे? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो भाई वही चैप्टर बता दो ना जो भी पढ़ा है। ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और कंसीडरेशन होनी चाहिए। कंसीडरेशन जो है वो लीगल होनी चाहिए ऑब्जेक्ट। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी होनी चाहिए। ये भाई जो दीवार से टकरे मार रहे हैं मेरे भाई, आप बताइए, ये कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी से क्या मुराद है? मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, और पागल हो सकता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, पता है क्या, ये चैप्टर आज खत्म भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करवा रहा। क्यों नहीं? आप ये ना कहें सॉरी सर, आज ही दिनों में आपने एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा दिया। नहीं, हालांकि ये चैप्टर है, इसको इसीलिए एंड में रखे हुए थे, छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन फिर भी स्पीड हमने स्लो रखनी है, तसल्ली वाली, क्योंकि वैसे भी आपको पता है हमने केस स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है भैया। हाँ, केस स्टडीज भी तो करने हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, चैप्टर 4, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कैपेसिटी ऑफ पार्टी में कितनी पार्टीज आती है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? 3 माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब आज पढ़ते हैं माइनर, कल बाकी के पढ़ेंगे, और केस स्टडीज भी करेंगे कल, इस चैप्टर की भी और कल वाले चैप्टर की। वो कहता है गलत कंसेप्ट सुने क्या? गलत कंसेप्ट ये है कि माइनर एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है। ये कंसेप्ट गलत है। कहता है नहीं, वॉइडेबल। कहता है डिपेंड करता है, डिपेंड के एग्रीमेंट माइनर की फेवर में है कि माइनर के अगेंस्ट है। आपको पता है लॉ क्या कहता है माइनर के बारे में? कहता है माइनर जो है ये छोटा, इसको अपने फायदे नुकसान का कुछ पता नहीं है, तो लॉ जो है माइनर के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। कौन सा? अम्मी वाला? हाँ,
हाँ, एक वालदा की तरह है, शफकत के साथ पेश आता है उसके साथ। वो कहता है इसीलिए एग्रीमेंट सुन ले, बस कर दे भैया। इसीलिए माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है उसका स्टेटस समझ लीजिए क्या है। माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है, कभी ये माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होगा, कभी वैलिड होगा। इन शॉर्ट आपको दो हरफी बात बताऊं तो लॉ ये कहता है आप लीगली माइनर को कोई चीज दे तो सकते हैं, ले नहीं सकते उससे। सबसे पहले कहता है बताओ माइनर होता कौन है बता। जिसकी उम्र 18 साल से एक बंदा देखने में एक पर्सन देखने में 22 साल का लग रहा है, उम्र उसकी 16 साल है असल में, बताइए माइनर है कि नहीं? माइनर है। एक बंदा देखने में 22 साल का लग रहा है, वो दूसरों को कहता है मैं 22 साल का हूं, असल में 16 साल का है, माइनर है कि नहीं? माइनर देखिए, माइनर झूठ बोल रहा है लेकिन माइनर है, उसे क्या पता झूठ सच क्या होता है। माइनर है तो माइनर हो जो 18। हाँ, अगर माइनर के वालिदैन फोत हो गए हो और कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया हो किसी को, फैमिली कोर्ट गार्डियन अपॉइंट कर देती है, वो घर में कोई जो है चाचा मामा ताया कहते हैं जी इसको हम अपनी कस्टडी में पाल पोस के बड़ा करेंगे, कहते हैं ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल नहीं होगी, 21 साल होगी। एग्जाम केस स्टडी में कुछ नहीं बताएगा कि गार्डियन अपॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, हमने कौन सा केस अज्यूम करना है? 18 साल वाला। अब सुनिए जरा, सुनते जाइए। पहला रूल कहता है लीगल स्टेटस। किसका लीगल स्टेटस? एग्रीमेंट विद माइनर। अगर एग्रीमेंट विद माइनर वाइड होते ना, ये लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं, वो एक लाइन में कंसेप्ट खत्म कर देता है, एग्रीमेंट विद माइनर आर वाइड। लेकिन वो नहीं, वो उसने 7 8 9 सिचुएशन बता दिए। इसीलिए हम स्ट्रेट अवे ये नहीं कह सकते कि माइनर के साथ एग्रीमेंट सारे वाइड है। पहला वो कहता है माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो है वाइड अगेंस्ट हिम, यानी उस एग्रीमेंट पे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। माइनर किसी दूसरे के खिलाफ एक्शन ले सकता है। एग्जाम्पल सुने, माइनर आया, उसने किसी दूसरे बंदे से कहा मुझे आप 10 लाख रुपया उधार दीजिए, उस बंदे ने 10 लाख उधार दे दिया, माइनर ने खा भी लिया। उसके बाद उसने पैसे मांगे जिस बंदे ने उधार दिया था, माइनर का कोई पैसे नहीं है। क्या वो बंदा पैसे रिकवर करवा सकता है? पैसे रिकवर नहीं करवा सकता। किसी वकील से मशवरा किया, उसने कहा भैया एग्रीमेंट, चाहे आपने लिखत पढ़त में एग्रीमेंट किया हो, एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर वॉइड है। उसने कहा अच्छा ठीक है। अगली दफा जो है उसने महीने 2 महीने बाद माइनर से कहा यार अब की बात तुम मुझे 10 लाख रुपए उधार दो ना। माइनर ने उसे 10 लाख उधार दे दिए। अब माइनर ने उसे पैसे मांगे, उसने कहा कोई पैसे नहीं है। पिछली दफा मैंने सीखा था कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वाइड है, तो मैंने चाहे तो मैं 10 लाख लेके दे, लेकिन तुम तो माइनर हो, ये एग्रीमेंट वाइड है। अब माइनर जो था कहने लगा दिखने में माइनर हूं, जहन मेरा मेजर जैसा है, तुमने लॉ पूरा नहीं पढ़ा, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम, यानी तुम मेरे से रिकवरी नहीं करवा सकते पैसे, मैं तुम्हारे से रिकवरी करवा सकता हूं। यही बता रहा है। लेंडर कैन नॉट रिकवर फ्रॉम माइनर, लेंडर रिकवर नहीं करवा सकता, माइनर कैन रिकवर मनी लैंड, माइनर रिकवरी कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, माइनर गया उस बंदे के पास उधार लेने के लिए, उसे कहा 10 लाख दे दो, 10 लाख उसे उधार दे दिया। माइनर ने याशी शुरू कर दी, कोई 4 लाख के करीब खर्च हो गया। तो जिस बंदे ने उधार दिया था उसे किसी सियाने बंदे ने बताया भाई तुम थ्रू एग्रीमेंट इसे पैसे रिकवर नहीं करवा सकते। उसी वक्त वो बंदा कोर्ट में चला गया, बताइए पैसे रिकवर करवा सकता है कि नहीं? उसने कहा सर ये देखिए ये धोखे से जो है वो मुझे क्या गया था, मैं मेजर हूं और ये है माइनर, अब 10 लाख रुपया ले गया, मुझे इसे पैसे रिकवर करवा के दिए जाए। हाँ 6 लाख मिलेगा जो उसके पास बचा हुआ है, जो वो खा भी गया वो पैसा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, लेंडर कैन नॉट रिकवर फ्रॉम माइनर से पैसे रिकवर नहीं कर, लेकिन अगर कोई ट्रेसेबल का मतलब बचे खुचे, अगर कोई बचे खुचे पैसे हैं तो वो रिकवर करवा सकता है, वरना नहीं। ये बात समझ आई? चलिए तो बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर वाइड है? वाइड एज अगेंस्ट हिम, यानी वो किसी को अगर उधार देता है रिकवर करवा सकता है, कोई उसको उधार देता है रिकवर नहीं करवा सकता। हाँ अगर भी बचे कुछ हो उसके पास। दूसरा, रूल ऑफ स्टॉपर डज नॉट अप्लाई। रूल ऑफ स्टॉपर याद है, हमने एजेंसी में भी पढ़ा था, एजेंसी बाय स्टॉपर, पार्टनरशिप बाय स्टॉपर भी पढ़ा। पार्टनरशिप बाय स्टॉपर क्या होता है? अगर कोई बंदा अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करे और उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे दूसरी पार्टी को डेट दे दे, तो वो पार्टनर चाहे बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं पार्टनर नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक नहीं, पैसे दो तुम। लेकिन कहता है ये रूल माइनर पे अप्लाई नहीं होगा। रूल ऑफ स्टॉपर डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर, मतलब कह रहा है माइनर अगर जाए
किसी के पास और कहे भाई मैं 22 साल का हूं और मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो और मैं आपको से लोन मुझे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा 3 महीने बाद। एग्रीमेंट हो गया, माइनर झूठ बोल रहा है, बाद में पता चला ये माइनर था। क्या माइनर बैकआउट कर ये कह सकता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ माइनर हूं? यार अच्छा देखिए, पार्टनर होता पार्टनरशिप वाले कंसर्ट में तो वो बाद में बैकआउट नहीं कर सकता था। रूफ स्टॉपल जी, तो रूल ऑफ स्टॉपल माइनर पे अप्लाई नहीं होता। यानी माइनर अपने आप को अगर फ्रॉडुलेंटली मेजर रिप्रेजेंट करके लोन लेता है और बाद में क्लेम करता है मैं माइनर हूं, तो उसका क्लेम माना जाएगा। ठीक है, मैं मेजर नहीं हूं उसका क्लेम। लेकिन अगर पार्टनरशिप वाले केस में कोई बंदा बाद में कहता है मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं, उसको माना जाएगा कि वो पार्टनर है। स्टॉपल वाली बात समझ आई? फिर इसके बाद नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस के पहले एक्ट किया गया, ठीक है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल उसकी। और रेटिफिकेशन के कुछ रेक्विजिट्स थे। क्या रेक्विजिट्स थे? पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस वक्त रेटिफिकेशन हो रही है वो इन एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। पार्टनर, ये माइनर ने एग्रीमेंट किया किसी पर्सन के साथ लोन लेके, लोन लेने का एग्रीमेंट किया गया जब वो उसकी उम्र 16 साल थी। जब उसकी उम्र 20 साल हुई, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। लेकिन जब उसकी उम्र 20 साल हुई, क्या मेजर हो गया? उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई कर सकता है पुराना? लॉ कहता है नहीं कर। क्यों नहीं कर सकता? अब तो वो एलिजिबल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन रेटिफिकेशन के लिए जरूरी है कि जिस वक्त वो एक्ट हुआ हो उस वक्त भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। ये उस वक्त कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसका मतलब माइनर रेटिफिकेशन नहीं कर सकता। पार्टनरशिप में वो उसमें रेटिफिकेशन में था कि वो रेटिफिकेशन करने के लिए जरूरी है कि वो एट टाइम ऑफ एक्ट और जिस वक्त रेटिफिकेशन कर रहा है दोनों वक्त में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप में क्या स्टेटस है माइनर का? पार्टनर नहीं बन सकता, तो क्या बन सकता है? एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। एडमिटेड कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये कंसेप्ट याद है? एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता था कि अगर कंपनी को लॉस होगा तो माइनर है, उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन उसका जो फॉर्म में शेयर ऑफ प्रॉफिट है लायबल है। और 18 साल के बाद कितने महीनों का टाइम होता था इसके बाद फैसला करने के लिए? एजेंसी में, अच्छा ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पार्टनरशिप में माइनर का क्या कंसेप्ट है ये समझ आ गया। एजेंसी में क्या कंसेप्ट है? कहता है माइनर एजेंट, वही बात, माइनर एजेंट नहीं हो सकता। अगर माइनर को एजेंट अपॉइंट किया जाता है उसके सारे एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, माइनर नहीं होगा। चाहे माइनर की नेग्लिजेंस क्यों ना हो, चाहे माइनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीक्यूट क्यों ना करे, माइनर लायबल नहीं है अगर एजेंट है। अगर माइनर प्रिंसिपल है तो वो किसी को एजेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अब की बार सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? एजेंट की। इसका मतलब है छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, तो माइनर को कुछ नहीं होगा, माइनर को कुछ नहीं होगा। ठीक है, चाहे उसको प्रिंसिपल बनाए चाहे एजेंट बनाए, माइनर की जिम्मेदारी कोई नहीं, जिम्मेदारी दूसरे की होगी। आगे चलते हैं। पेरेंट्स ऑफ माइनर, माइनर के पेरेंट्स का क्या रोल है? वो कह रहे हैं माइनर के पेरेंट्स माइनर की जो भी हरकतें हैं उनके लिए लायबल नहीं है। माइनर किसी से पैसे लेता है, उधार लेता है, जो मर्जी, माइनर के पेरेंट्स लायबल। लेकिन अगर माइनर एजेंट के तौर पे काम कर रहा हो तो वो लायबल। फर्ज कीजिए माइनर गली में परचून की दुकान थी, माइनर रोता रोता परचून वाले के पास गया, उन्होंने कहा मेरे घर वालों ने 3 दिन से मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मुझे खाने के लिए कुछ चीजें दे, कोई अंडे बर्गर वगैरह जो है वो डबल रोटी वगैरह दीजिए। नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। उस बंदे ने कहा अच्छा कितने साल माँ बाप है, चलो ये माइनर है तो मैं इसको खाना खिला देता हूँ, पैसे इसके वालिदैन से रिकवर करूंगा। खाना खिला दिया। क्या माइनर को नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए पेरेंट्स लायबल हैं? नहीं लायबल। पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी उसको नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना, लेकिन अगर पेरेंट्स ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, कोई और माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, तो याद रखिए वो पेरेंट्स से रिकवरी नहीं करवा सकता, माइनर से रिकवरी करवा सकता है। क्या माइनर पर्सनली लायबल? अगर माइनर की प्रॉपर्टी है कोई
माइनर की प्रॉपर्टी है कोई, उसमें से रिकवर करवा सकता है, वरना नहीं। बात समझ आई? वालिदैन फोत हो गए माइनर के, चचा था, माइनर जो है वो कोई अरबों की जायदाद का मालिक था, चचा उसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ उसको जो है वो लग्जरीज भी प्रोवाइड कर रहा है, वो हर रोज उसके लिए नई गेम्स लेके आता है खेलने के लिए, ठीक है, उसके लिए हर हफ्ते नया मॉडल गाड़ी का माइनर। अच्छा अब बताइए चचा अगर चाहता है कि वो माइनर के पेरेंट्स से ये सारे पैसे रिकवर करे, कर सकता है? नहीं, लीगली भी नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली भी नहीं कर सकता, वो बेचारे तो मर गए हैं, लेकिन जिंदा भी होते तो नहीं कर सकता। अच्छा बताइए क्या माइनर की प्रॉपर्टी से पैसे ले सकता है? लेकिन कौन से? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, लग्जरीज ऑफ लाइफ के नहीं। ये जो रोज गाड़ियों वाली याशिया चल रही थी, लॉ कहता है इसके पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा बताइए माइनर जब तक 8-10 साल का था, चचा रोज उसको दाल रोटी खिलाता रहा, और जब वो 18 साल का हुआ तो कहने लगा मैं तो जब से तुम पैदा हुए हो और सोने के चम्मच से तुम्हें खिलाता हूं, तो मुझे तो तुम जो पैसे दोगे ना वो मटन के हिसाब से दोगे, या मुझे सोने के चम्मच के हिसाब से पैसे कैलकुलेशन करो। चचा को जो रीइंबर्समेंट होगी माइनर की प्रॉपर्टी में से, रीजनेबल प्राइस होगी कि जो वो क्लेम कर रहा है वो प्राइस होगी, रीजनेबल प्राइस होगी। ये बात समझ आई? ये है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कि पहला कंसेप्ट क्या समझाया? पेरेंट्स ऑफ माइनर लायबल नहीं है माइनर की एक्ट्स के। अगर कोई नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है माइनर को, पेरेंट्स लायबल नहीं है। जिंदा है फिर भी मर गए फिर भी नहीं, जिंदा है फिर भी लायबल नहीं है। माइनर पर्सनली खुद भी लायबल नहीं है। माइनर की प्रॉपर्टी में से पैसे रिकवर किए जा सकते हैं नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के, लेकिन किसके? नेसेसिटी के, लग्जरीज के नहीं। और कौन से पैसे? रीजनेबल, अपनी मर्जी के नहीं, अपनी मर्जी के नहीं। भैया बात समझ आई? अच्छा अगर फर्ज कीजिए माइनर जाए दुकान वाले के पास, कहे मुझे मेरे अबू ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि 1000 रुपए का सामान मुझे दे दो, 1000 रुपए का सामान दे दिया, क्या पेरेंट्स लायबल हैं? नहीं। पेरेंट्स कैसे लायबल है? एजेंट वो कह रहा है ना, वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो। अब देखें, अगर लेकिन घर वापस आते हुए पेरेंट के साथ, वालिद के साथ बच्चा भी था, वालिद ने अब दुकानदार को कहा मैं थोड़ी देर में बच्चे को भेजूंगा, 1000 रुपए का सामान दे देना। अब बच्चा सामान लेके खुद खा भी गया। बताइए अब दुकानदार पेरेंट्स से रिकवर करवा सकता है कि नहीं? क्योंकि अब की बार माइनर उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। पहले वाली एग्जांपल में प्रूफ ही नहीं एजेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर वो खुद से माइनर जाके कहता है मैं एजेंट हूं, ठीक है, तो उसका वो पेरेंट्स लायबल नहीं है। क्यों? पेरेंट्स कहेंगे भैया हमने अगर भेजा होता, कोई लिखत पढ़त करते हैं तुम्हें बताते कि एजेंट के तौर पे से भेज रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए कोई एग्रीमेंट हुआ, उसमें पार्टीज हैं, एक दूसरी तरफ पार्टी है मिस्टर ए, इधर दो पार्टीज है, एक मिस्टर ए एक मिस्टर एम। मिस्टर एम है माइनर, मिस्टर ए है अडल्ट। इन दोनों ने मिलके किसी दूसरी पार्टी, फर्ज कीजिए नाम मिस्टर सी रखते हैं, सी के साथ एग्रीमेंट किया। लायबल कौन होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में? अडल्ट और माइनर दोनों इकट्ठे या सिर्फ अडल्ट? यही कर रहे। इंसॉल्वेंसी, माइनर को इंसॉल्वेंट करार दिया जा सकता है जब वो डेट का एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता या उसे रिकवरी नहीं करवाई जा सकती, तो इंसॉल्वेंट भी करार नहीं दिया जा सकता। माइनर के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है, क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। ये ना हो कि माइनर हो 7 खून उसको माफ नहीं है, ये केस नहीं है। क्रिमिनल केस में प्रोसीडिंग की जा सकती है, सिविल केस फाइल नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस माइनर के खिलाफ, चाहे माइनर फ्रॉड क्यों ना करे दूसरों के साथ। भाई कुछ समझ आया? अगर एग्जाम में पूछे बताइए माइनर का लीगल स्टेटस क्या है, एग्रीमेंट माइनर करता है किसी का लीगल, आप क्या लिखेंगे? वॉइड है? नहीं, वॉइड नहीं है, बल्कि आपने 8-10 पॉइंट लिखने होंगे, लिख लेंगे पॉइंट। उम्मीद है कि वो पॉइंट्स नहीं पूछेगा हमसे, किसी ना किसी केस स्टडी में कंसर्ट पूछेगा। और केस स्टडी क्या पूछ सकता है? एजेंसी वाली केस स्टडी क्या पूछ सकता है? केस स्टडी क्या पूछ सकता है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाली, फाइलिंग सूट वाली नहीं। तो देखिए पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर वो इन कंसर्ट में से पूछ रहा है, इन 2 कंसर्ट में से। चलिए अच्छा छुट्टी दे दो, मैंने आपको बांध के रखा हुआ है। छोटे होते हैं ना, जब ट्यूशन पढ़ने जाते, ट्यूशन वाली बाजी से कहते थे हम, बाजू छुट्टी दे दे, बड़ी देर हो गई है, बाजू घर जाना, भूख लगी हुई है। मुझे याद आ गया, वो हम साहिब के बच्चे भी पढ़ने आते हैं ना, तो उनकी एक छोटी बच्ची होती थी, उसके कोई बल्ब सा था उसके पास। एक दिन बाजू को जाकर बाजी ये बल्ब ले ले, मुझे छुट्टी दे दे। खावा है, इतनी सी उम्र में रिश्वत देना सीख ली। तो है कोई बिस्किट का पैकेट है आपके पास? कोई छुट्टी नहीं है फिर।
अच्छा, असाइनमेंट नोट कर लीजिए भैया। असाइनमेंट नोट कर लीजिए। आपने चैप्टर 3 की सारी केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी है, कल डिस्कशन वो करेंगे। और चैप्टर 4 जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, इसकी केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, चाहे वर्बली कर लीजिएगा, रिटन फॉर्म में ना कीजिएगा, लेकिन पढ़ के आना। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह।